हाँ जी, मैंने ना पिछली किसी क्लास में यानी फर्स्ट क्लास में मैंने पूछा था आपसे, क्या जो मैं यहाँ पे वाटर मंगवा रहा हूं बच्चों के लिए, यहाँ पे जो मैंने वाटर मंगवाया हुआ है, ये जो वाटर है, क्या सर ये एसेट है? हाँ, कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये एसेट है? मैडम, है? एसेट है? चलो दीदी ने तो पढ़ा नहीं है, किसी और को लगता है एसेट है? चलो आरोही बताइए एसेट क्यों नहीं है? सर नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोला दीदी ने। क्या सर ये फ्यूचर में बेनिफिट देगा पानी? हाँ, मेरे को बताओ, आज जो मैंने पानी मंगवाया आप उसको कंज्यूम कर लोगे, है ना? या आप कंज्यूम नहीं करोगे तो क्या 2-3 दिन मैं वही वही रखा हुआ पानी आपको पिलाऊं? हाँ, क्या मेरे को नया पानी मंगाना पड़ेगा? क्या मेरे को लेकिन नई चेयर मंगानी पड़ रही है, लेकिन पानी मेरे को नया मंगाना पड़ रहा है ना? मान लेते हैं कि अभी आपने ये बोला कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी मुझे पसंद आई है सर, इसलिए आप ना हम सबको पिज्जा खिलाइए, और मैंने मान लेते हैं आप सबके लिए या अपने एम्प्लॉइज के लिए क्या मंगा दिया? पिज्जा मंगा दिया। क्या वो पिज्जा मेरे लिए एसेट है? हाँ, क्यों? सर कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देगी, सिर्फ आज बेनिफिट देगी। सर कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देगी, सिर्फ आज बेनिफिट देगी, वो एसेट नहीं है। तो उस पर जो खर्च हुआ पैसा है वो क्या है? सर पानी तो पैसे से ही आया ना। मैंने बोला कि 10 गैलन में मंगाता हूं, मान लेते हैं 1000 वाली, थोड़ी महंगी वाली पिलाता हूं मैं आपको, हिमालय वाटर, 10,000 रुपए मान लेते हैं मैं दिन का खर्च करता हूं। तो ये जो 10,000 रुपए दिन का खर्च हो रहा है, ये क्या बनेगा? सर हम इसको बोलेंगे एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? सर कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हम कंज्यूम कर लेंगे उसी दिन या कुछ समय बाद, या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल में। क्या बोला मैंने? द इकोनॉमिक रिसोर्स द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम इज कॉल्ड एक्सपेंस। सर वो सारे इकोनॉमिक रिसोर्स जिसका बेनिफिट हम कंज्यूम कर लेते हैं उसी वक्त इज कॉल्ड एक्सपेंस। समझ में आया? अब बताना हमने कौन कौन से अल्फाबेट कवर कर लिए थे। मैंने बोला था कि फर्स्ट क्लास में, क्योंकि अकाउंटिंग इज एन, मेरे को ए बोलना चाहिए, मैं एन एन बोल देता हूं बार बार ना, अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज, तो इसलिए हम क्या सीख रहे हैं उसकी, है ना? हमने ए फॉर क्या सीखा? बी फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, सी फॉर, डी फॉर, क्या डेटर सीख गए आप लोग? नहीं, डेटर का एग्जाम्पल दिया था यार मैंने। हाँ, उधारी, हमारी उधारी। चलो मैं डेटर समझा देता हूं, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा ना यहाँ पे। पहले तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, क्योंकि बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, और अकाउंटिंग हमेशा धंधे की होती है, तो हमें ना ये मान के चलना है हमेशा, 11th क्लास या कोई सी भी अगर आप बिजनेस की क्लास में बैठोगे ना, तो आपको ये मान के चलना है कि आप क्या हो? ओनर ऑफ द, आप क्या हो? यानी आप कोई बिजनेस चला रहे हो, और उस बिजनेस को चलाने में हम किस तरीके से कौन कौन सी चीज रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग, है ना? तो हमें जितने भी एग्जाम्पल लेने हैं ये सोचते हुए लेने हैं कि हम किसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मैं टी शर्ट का ले लेता हूं तो इजी होता है समझाना ना, ये मत सोचना मेरी दुकान है ना? कहीं मुझसे बोलो सर हमें हमारे लिए एक एक एम साइज, एल साइज, है ना? चले आइए।
मैं डी सिखा रहा हूं आपको। डी फॉर मैडम, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर, डी फॉर। ठीक है, आज से आपकी जिंदगी की एबीसीडी चेंज हो रही है। क्यों बोलो ना? क्योंकि आपने एक स्ट्रीम चूज कर ली है। आज तक आपने जितनी भी पढ़ाई करी थी मेरे दोस्त, वो एक कॉमन पढ़ाई थी जिसको सब कर रहे थे, है ना। अब आप किसी चीज में महारत हासिल करने वाले हो, इसलिए अब उसका बेस तैयार हो रहा है। यानी नाउ आपने अब स्ट्रीम चूज कर लिया और आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको इस डायरेक्शन में आगे जाना है। आपके जो और फ्रेंड थे उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो गई है ना। जल्दी जल्दी मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझा देता हूं। सर ये हम है, यानी मानवी, मानसी था, मानवी था, ये मानवी दीदी है। मानवी दीदी का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है बोलो? दीदी ना ट्रेडिंग करती है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है बताना? ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खरीद कर बेचना, यानी अपन बना नहीं दे। तो दीदी क्या करती है? टी शर्ट सेल करती है। क्या करती है दीदी? दीदी ने ये 1 लाख की टी शर्ट सेल करी, और ये टी शर्ट हमारी एक दीदी ने खरीदी, जिसका नाम क्या है? डबल ए आता है? चल निकल यहां से, हमारी मर्जी हमारी क्लास। ठीक है, क्या है भाई? अच्छा एक चीज और, नाम को तो कैसे भी लिख सकते हैं ना, प्रोनाउंस भी कैसे भी कर सकते हैं ना। ये एसएच वाली सानवी है। ठीक है, आइएगा। 1 लाख का माल दीदी ने खरीदा, और दीदी देखो, दीदी बोलती है कि सुन बहन, ये 1 लाख का माल मेरे को दे दे, लेकिन मैं तेरे को आज पैसा नहीं दूंगी। मैं तेरे को पैसा जो दूंगी वो दूंगी 6 महीने बाद। तो बताओ ये माल कैसे खरीदा गया? दीदी ने ये माल खरीदा किस पर? जिसको हम क्या बोलते हैं देसी भाषा में उधार, और बिजनेस की भाषा में क्या बोलते हैं? क्रेडिट। ठीक है, अब मेरे को बताना, ये जो ऐसी दीदी है भयानक सी, ये जो भयानक सी दीदी है हमारी, ये हमें कैसी दिखती होगी? इसे देखकर हमें क्या याद आता होगा? सच सच बताना। अगर हमारा ये बिजनेस है तो इस दीदी को देखकर हमारी मानवी दीदी को क्या याद आता होगा? बोलो ना। 1 लाख रुपया। जब भी दीदी इसकी शक्ल देखेगी ना, उसको इसमें क्या दिखेगा? और कुछ भी नहीं दिखेगा। तो यानी ये एक ऐसा एलिमेंट है, ये एक ऐसी दीदी है जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी। देगी ना? कितने महीने बाद? कितने का बेनिफिट? मतलब 1 लाख हमें इससे लेने हैं, यानी हमारे जमा है। कल को हमें जरूरत पड़ेगी, हम इस दीदी से मंगा लेंगे। ठीक है, तो वो व्यक्ति, सुनिएगा, ऐसे क्या सिर्फ हम एक आदमी को उधार देते होंगे धंधे में? ऐसे यार बहुत सारे लोग होते होंगे, सबको हम सेल करते होंगे। कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल कहते होंगे कि मैं कैश में ही खरीद लूंगा, और कुछ कहते होंगे कि मैं अंडर 12 चल रहा है। ठीक है, कुछ कहते होंगे कि मैं, बोलो ना, उधार लूंगा। ज्यादा कौन से होते होंगे? क्योंकि ज्यादातर वैसे अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो वो डिपेंड करता है कि आप B2C कर रहे हो या B2B कर रहे हो। B2C बोले तो बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी सीधा उस बंदे को सेल कर रहे हो जो कंज्यूम करेगा, या B2B बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हो। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस करोगे ना, तो बिजनेस टू बिजनेस में आपको रिलेशन बनाना होता है सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि वो फ्यूचर में बार बार खरीदती रहेगी। कंज्यूमर तो एक बार खरीदेगा, फिर कंज्यूम करेगा, फिर बहुत दिनों बाद आएगा। तो B2B में हम ज्यादा उधार पे ही माल बेचते हैं। तो ऐसे लोग जिनको हम सबको उधार दे रहे होंगे, अगर उनको हमें एक ही नाम से पुकारना है तो वो नाम कहलाता है बेटा डेटर। ये सारे लोग हमारे कौन है? डेटर। तो डेटर एक ऐसा पर्सन है जिससे हमें पैसे देने हैं या लेने हैं। देखना आपकी बुक में क्या लिखा है। बुक है आपके पास? कहां है डेटर? कहीं है डेटर? A person or entity to whom the goods are sold and service are rendered on credit। समझ में आया? एक पर्सन जिसको हमने माल बेचा है या सर्विस दी है, किस पर? क्रेडिट पर। क्रेडिट पर। ठीक है, तो ये कौन सा पर्सन है? ये दीदी कौन सी पर्सन थी?
टू whom सर्विस इज गिवन और गुड्स इज गिवन, गुड्स इज गिवन ऑन, खत्म। चले आगे, ए बी सी डी हो गई हमारी पूरी। अब हम रैंडम, मैं तो कहता हूं कि हम ना बुक को वो मान लेते हैं और लाइन से चलते हैं, ऐसा कर ले, या अल्फाबेटिकली चलना है आपको? चलो, डी के बाद क्या आता है बहन? ई फॉर, ई फॉर पढ़ा चुका? अरे आज ही तो पढ़ाया। ई फॉर एक्सपेंस, या फिर ये सानवी दीदी बताएगी हमें, ये ना स्कूल में बहुत आगे आगे पढ़ रही है, तो यही बताएगी हमें एक्सपेंडिचर और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है बहन, जल्दी से बता दो। सुनो, हम खेल खेल रहे हैं, कौन सा? एक्सपेंसेस वर्सेस, ये खेल है। ये खेल आपको कैसा लग रहा है मेरे दोस्त? लाल लाल लग रहा है सर, लाल लाल मत लिखो आप, ग्रीन ग्रीन लिखो। बताइए मैडम, आप पढ़ रहे हो? जल्दी से, मैं ज्यादा पूछूंगा, आप टाइम लगाओगे तो मेरी जो रिकॉर्डिंग है ना वो बोरिंग हो जाती है। जल्दी से बोलो। नहीं पता? सानवी पढ़ रही है ना स्कूल में बहुत ज्यादा, इसके टीचर बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं। लिखिएगा इसमें, मतलब लिखना क्या है वो तो आपको मिल ही जाएगा और आपकी बुक में लिखा ही है। अमाउंट स्पेंट और इनकर्ड टू अर्न एक्सपेंस, सॉरी टू अर्न रेवेन्यू। मैं समझा देता हूं आपको। रेवेन्यू को कमाने के लिए जो भी हमने खर्चा करा है इज कॉल्ड एक्सपेंस। और सर अगर मैं आपको मेरी लैंग्वेज में, ये तो बुक की लैंग्वेज हो गई, मेरी लैंग्वेज में समझाऊं तो सर ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हम कंज्यूम कर चुके हैं इज कॉल्ड एक्सपेंस, है ना? देखो मैं लिख देता हूं अब अपनी लैंग्वेज में। सही है? हंसी क्यों आई भाई? मेरे को भी आपका नाम समझ नहीं आ रहा मैडम, 3 दिन से आपको मैं देख रहा हूं फिर भी। अरे इतनी गंदी राइटिंग है क्या मेरी? कौन सा समझ नहीं आ रहा मैडम? अमाउंट स्पेंट द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम। सर ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हम कंज्यूम कर चुके हैं इज कॉल्ड एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, साफ साफ लिखता हूं, मेरे पे क्वेश्चन उठ रहा है ना? लो फिर गंदा ही लिख दिया। एग्जाम्पल, अरे मैं इंटेंशनली लिखता हूं यार। एग्जाम्पल बताइए, एक्सपेंस का एग्जाम्पल, जैसे सर वाटर एक्सपेंस है ना? सर यहां पे क्या इलेक्ट्रिसिटी आ रही है क्या? यहां पे अभी जहां आप पढ़ रहे हो, क्या मेरे बिजनेस में यूज हो रही है इलेक्ट्रिसिटी? क्या हमेशा बिना पैसे दिए, एक बार पैसे दिए इलेक्ट्रिसिटी चलती रहेगी? आपके घर में क्या इलेक्ट्रिसिटी एक बार पैसे देने से चलती रहती है या क्या होता है? सर जितना हम कंज्यूम करते हैं उतना हमें पे करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो सर वो ऐसी चीज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ऐसी चीज नहीं है जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। सर वो एक ऐसी चीज है कि जितनी बार हम यूज करेंगे उतनी बार हमें पे करना पड़ेगा। तो मैंने देसी भाषा में आपको समझाया था कि अगर हम खर्चा करेंगे एक बार
और उसके मजे लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? चल, खर्चा करेंगे एक बार और मजे लेंगे बार बार, तो वो क्या हो जाएगा? एसेट। लाइक ए चेयर, मैंने खर्चा करा और मजे ले रहा हूं। यार आप बार डेली हर बैच आके बैठ जाता, टूटती नहीं है, मैं क्या करूं? बार बार खर्च, कल जब नया बैच आएगा तो उसके लिए नहीं चेयर लाऊं। तो ये क्या है? खर्चा करा और मजे लिए। लेकिन सुनिएगा, जितनी बार मजे लेने हैं अब उतनी बार खर्चा करना पड़ेगा। लाइक ए वाटर, लाइक ए इलेक्ट्रिसिटी, लाइक ए रिचार्ज ऑफ। लेकिन फोन एसेट है या एक्सपेंस? खर्चा करा, मजे ले रहा हूं, लेकिन इसका जो रिचार्ज है, इसका जो रिचार्ज है वो क्या है? जितनी बार मजे लेंगे उतनी बार, दिन दिन का हिसाब होता है, घंटे घंटे का हिसाब होता है, उसका होता है नहीं होता रिचार्ज का? बोलो ना, है ना? सुनिएगा, ये देसी भाषा में समझाने के लिए ना। तो वाटर क्या है मेरे दोस्त? ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी क्या है? और बताओ सर। सैलरी, स्टाफ की सैलरी। जो मेरे पास स्टाफ काम करेंगे, क्या उन्हें एक बार पैसे दूंगा बस? जिंदगी में एक बार पैसे ले ले, अब जिंदगी भर तू मेरा। हाँ, ऐसे होगा क्या? तो सर बताइए, पैसे देने पड़ेंगे और पैसों का हिसाब कैसे लगेगा? सर जितना कंज्यूम करेंगे, सॉरी उसे कंज्यूम कैसे करेंगे? सर जितना यूज करेंगे, जितनी उनकी सर्विसेज अपन अवेल करेंगे, उतना पैसा हमको देना पड़ेगा। कोई किसी बंदे ने हमारे पास 30 दिन काम करा है, क्या 30 दिन की सैलरी देनी पड़ेगी? दीदी कह रही है नहीं। आ रहा है समझ में? और कोई एक्सपेंस का एग्जांपल बताइए जल्दी जल्दी। फूड सही है, और बहुत सारे एक्सपेंस आपको अभी दिखाई नहीं दे रहे। हम कोई सामान खरीदते हैं, उसे सामान को लाने में कुछ किराया विराया लगता है, उसको हम फ्रेट भी बोलते हैं ना, है ना? या फिर दीदी ने बोला फेयर। और बोलो ना सर, लड़के लोग तो बाइक वाइक चलाते होंगे, अपने आप चलती है फूक मार के हवा से, कैसे? सर पेट्रोल इज ऑल्सो एक्सपेंस। और बताओ, मान लेते हैं ना आपका कोई फैक्ट्री या बिजनेस है, आप बताओ ना किस तरह के खर्चे वहां हो सकते हैं? थोड़ा दिमाग यूज करो, जो है नहीं आपके पास, बताओ। नहीं नहीं, दीदी ने कुछ बोला, मैंने पकड़ा कुछ। क्या? मशीन? दीदी ने बोला मशीन। दीदी ने, सुनो सुनो सुनो, दीदी ने बोला मशीन। मशीन एक्सपेंस है क्या? रोज नई नई मशीन लानी पड़ेगी, दिस इज ऑल्सो ए मशीन। एसेट है भाई, ये एक्सपेंस नहीं है। और बताओ, सोचो ना यार। मेंटेनेंस, तो मैं इसको बोल देता हूं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ना। ग्लास तो एसेट है यार, रोज नया लाना पड़ेगा। डिस्पोजल वाला एक्सपेंस है, लो डिस्पो। और मैडम आपने एक भी नहीं बताया, ऐसे मुझे मजा नहीं आ रहा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हाँ, तो क्या मैं किसको लेके जाऊंगा? अपनी वाइफ को वहां? हम बिजनेस की बात कर रहे हैं दोस्त, आपको ये बोलना चाहिए था सर हम एम्प्लॉय को लेके जाएंगे फॉर रिफ्रेशमेंट पर्पसेस। हम यहां किसकी बात कर रहे हैं? हम कौन है? ऑनर ऑफ दी। हम कौन है? कौन है हम? आ रहे हैं ना समझ? ग्रूमिंग किसकी? स्टाफ।
दीदी ने एक तरह से सही बोला, तो हम ये बोल देते हैं कि पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ, या अपना भी है ना, पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ बोल दो या मैनेजमेंट बोल दो, वो भी एक्सपेंस है। और बताओ खर्चे, किस तरह के खर्चे एक धंधे में हो सकते हैं? बहुत बढ़िया बोला दीदी ने, सब्सक्रिप्शंस, किस चीज के? नेटफ्लिक्स, सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप, है ना, किसी भी तरह की नॉलेजेबल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नॉलेजेबल पोर्टल की, है ना, या कोई सॉफ्टवेयर का। क्यों? और बताओ क्या? रेंट, ये तो हमारा वाला खर्चा बता दिया आपने। रेंट क्या बार बार देना पड़ेगा, है ना? लेकिन बिल्डिंग, अगर मैं बिल्डिंग ही खरीद लूं तो वो एक्सपेंस नहीं है, वो मेरे लिए एसेट है। समझ में आ रहा है? सर क्या रेंट मुझे बार बार देना पड़ेगा? तो कोई भी ऐसा खर्चा जो हमें बार बार करना पड़ेगा इज कॉल्ड, है ना, कोई कोई भी ऐसा खर्चा जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा इज कॉल्ड, कहीं से एक्सपेंस आई आवाज, कोई भी ऐसा खर्चा जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा इज कॉल्ड एसेट ना, एसेट ही बोला था ना। बीच बीच में मैं एसेट घुसा दे रहा हूं लेकिन आप बोलते ही नहीं हो। मैडम कोई भी ऐसा खर्चा जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा इज कॉल्ड एसेट, और कोई भी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हम कंज्यूम कर लेंगे इज कॉल्ड, आ रहा है एक्सपेंस। क्लियर है? अब और तो ना घुसे, धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा मेरे को बताना, जैसे आपका टेस्ट पेपर लेने के लिए ना मेरे को पेपर लाने पड़ते हैं, पेपर आते हैं क्या? टेस्ट पेपर निकालने के लिए पेपर वगैरह मेरे को लाने पड़ते होंगे, या हवा में आता है पेपर? अरे बोलो ना, है ना? तो पेपर मेरे लिए क्या है? समझ में आ रहा है ना? और जो प्रिंटिंग का खर्चा है, इसको बोलते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। ठीक है? क्या? हाँ वो टेस्ट होगा, टेस्ट होगा भाई। अब मेरी बात सुनिएगा मेरे दोस्त बहुत ध्यान से, किसी भी धंधे में बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, अलग अलग धंधे के अलग अलग एक्सपेंस होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उसको सीखेंगे। अब मेरा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, कोई भी टीचर पढ़ा दे आपके स्कूल में तो नाम बदल देना उसका, मेरा मत बदलना, अच्छा नाम है मेरा। बताइए, ये दीदी बहुत अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ के आ रही है ना, बहुत चौड़ी हो रही है ये, इसने तुरंत बता दिया सर वाटर एक्सपेंस है ना? एक्सपेंडिचर बताओ फिर। मैं थोड़ा गंदा सा एग्जांपल ले लूं, आप ऑब्जर्व कर लोगे? हाँ, बताओ। कह रही है अभी पढ़ के बताती हूँ एक्सपेंडिचर, बहुत फालतू बोल रहा है तू, पढ़ रही है एक्सपेंडिचर वैन। आइए सुनिएगा बेटा, ये ना जो एक्सपेंडिचर है इसका नेचर तो एक्सपेंस जैसा ही होता है, लेकिन ये एक ना इससे पहले की स्टेज है, ये एक तरह से स्टेज वन है। एग्जाम्पल लेने का बहुत मन कर रहा है लेकिन आप लोग माइनर हो ना, मैं वो सब बोल नहीं सकता। ले ले। एक है स्टेज, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई घर में चला देगा, कहेंगे सर क्या पढ़ाते हैं गंदा गंदा। ये बेटा स्टेज वन है, और ये क्या है? इसके बाद वाली स्टेज है ना, ये स्टेज सेकंड है। अभी समझाता हूं कैसे। मेरे को बताओ पहले मुर्गी है या अंडा? कॉन्फ्लिक्ट है तो, है ना?
चलो ये बताओ पहले अंडा है या ऑमलेट? ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है ना? तो ये हमारे लिए क्या है एक तरह से, और ये क्या है उसका बना हुआ? ये तो समझ आ रहा है आपको, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, समझ में आया? तो ये ऑमलेट है। स्पेलिंग पे मत जाना, मेरे को नहीं पता, मैं बेचता नहीं ना मैंने ऐसे लिख दिया ऑमलेट, ठीक है? अब मेरे को ये बताना, अंडे का ऑमलेट ही बनेगा, क्या ये कंफर्म है? ये कंफर्म नहीं है, तो यानी ये एक्सपेंडिचर है। अब ये एक्सपेंडिचर ना अलग अलग तरह का हो सकता है। सुनना आप मेरी बात, मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं। खर्चा अगर हुआ इट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। खर्चा अगर हुआ इट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। अब ये नहीं पता उससे आया क्या, जब पता चल जाएगा तो दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी ये हो गई ऑमलेट, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है? ऊपर वाली स्पेलिंग है एक्सपेंडिचर की ना, तो बड़ा बड़ा लिखा है तो इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। सुनना आप मेरी बात, ये एक प्री स्टेज वर्ड है, यानी अभी हमें पता नहीं है कि वो क्या बनेगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनेगा या कैपिटल बनेगा। मतलब मैं अगर नॉर्मली सिखाऊं कि जो हमने खर्चा करा वो एसेट बनेगा या एक्सपेंस बनेगा, ये नहीं पता अभी। मैंने सिर्फ खर्चा कर दिया तो उसे क्या बोलेंगे हम? समझ में आ गया? यानी क्लासिफिकेशन से पहले की चीज है। सर पैसा गया हुआ है यानी ये एक्सपेंडिचर है, पैसा गया हुआ है यानी ये एक्सपेंडिचर है। सर अगर उसका बेनिफिट, सुनिएगा ध्यान से, उसका बेनिफिट अगर एक ही साल में हम कंज्यूम कर लेंगे या एक ही महीने में हम कंज्यूम कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक तरह से ये एक्सपेंस ही है, ठीक है? ठीक है। और सर अगर उससे कल को जो हमने खर्चा करा है उससे अगर मैं कोई एसी खरीद के ले आया, कोई टेबल खरीद के ले आया, कोई चेयर खरीद के ले आया, तो उसे बोलेंगे क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी ये खर्चा किस में करा जाता है? एसेट को एक्वायर करने में। तो एक्सपेंडिचर इज ए वर्ड विच डज नॉट हैव देयर क्लास। बस खर्चा हुआ इज कॉल्ड, समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? वो गंदा वाला एग्जांपल मेरा बहुत लेने को, लेकिन वो ले नहीं सकता, सॉरी। अभी आप बच्चे हो यार, जब आप बड़े हो जाओगे ना तब मैं बताऊंगा मैंने क्या सोचा था उससे। ले लूं? चलो चेंज करके ले लेते हैं। चलो नहीं, मैं ये ह्यूमंस पे लेना चाह रहा था, अब ह्यूमंस पे नहीं लेते, हम किसी उस पे ले लेते हैं, है ना? किसी एनिमल पे ले लेते हैं। मान लेते हैं एक मुर्गी प्रेग्नेंट हो गई। सुनो, मान लेते हैं एक मुर्गी प्रेग्नेंट हो गई। सुनो ना ध्यान से मेरी बात, एक मुर्गी प्रेग्नेंट हो गई। अब बताओ जो आने वाला है वो मुर्गा आएगा या मुर्गी? मुर्गा आएगा या मुर्गी, ये पता है आपको? नहीं पता। तो जब वो प्रेग्नेंट हुई है तब उसे ये बोलेंगे कि वो किसी बेबी को बर्थ देने वाली है। तो हम जैसे लड़का और लड़की जब हमें पता नहीं होता तो हम कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी। तो दिस काइंड ऑफ वर्ड इज एक्सपेंडिचर। क्या? अच्छा, मतलब ये गंदा वर्ड नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? अच्छा, मतलब ये बोल सकता था। ओके, मुझे पता नहीं है ना, कहीं आप ऑफेंड हो जाओ कि सर ये क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो। आई एम नॉट द टीचर ऑफ बायोलॉजी ना, तो वो सब बोलने से पहले डर लगेगा ना थोड़ा सा। सुनो, अब समझ पाए मैं एक्सपेंडिचर को कैसे रिलेट कर रहा हूं? सर इसका क्लासिफिकेशन नहीं है, जैसे न्यू बॉर्न बेबी होता है हम उसे न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं, हमें नहीं पता लड़का होगा या लड़की। समझ में आया? तो इसी तरह का वर्ड है एक्सपेंडिचर। खर्चा हुआ इज कॉल्ड, अब वो वेदर वो खर्चा एक्सपेंस है तो उसे बोल देंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
अगर वो खर्चा एसेट में करा गया है तो उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो आपकी बुक का सिखा मतलब पढ़ के सुना देता हूं, क्या पता आपको समझ में आ जाए। यहां पे लिखा है, सुनिएगा, एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग असेट गुड टेकिंग सर्विसेज, जिसको आप फर्दर कैटेगराइज करोगे कैपिटल में, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ रहा हूं अब। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड अमाउंट इन स्पेंट लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट। अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग असेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या यही समझाया मैंने? अरे बोलो ना, ये समझ में आ रहा है ना आपको? ये बात समझ में आ रही है ना? अगर हमने वो खर्चा किसी ऐसी एसेट को एक्वायर मतलब एसेट को एक्वायर करने में लगाया है तो वो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? सर अगर हमने वो खर्चा किसी एक्सपेंस में करा है तो वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू पढ़ देता हूं, अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टेकन टू अर्न द रेवेन्यू। अमाउंट स्पेंट, यही तो लिखा था ना, देखो, अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड टू अर्न द रेवेन्यू, वही तो था एक्सपेंस। तो अगर खर्चा हमने किस लिए करा है? एक्सपेंस के रूप में करा है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हमने कैपिटल एसेट को एक्वायर करने में करा है तो इज कॉल्ड, अरे पक्का? क्या आपको एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर सब समझ में आ गया? मम्मी कसम, हाँ पक्का? देख लो, पक्का पूछ लूं? बेटा हम ना, हमारा दूध का बिजनेस है, सुनना एग्जाम्पल, हमारा दूध का बिजनेस है और हमने उस दूध के बिजनेस के लिए एक ट्रक खरीदा है। ट्रक 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 मैं निकला गड्डी लेके वाला, रास्ते में मोड़ आया, है ना? वो ट्रक बताना क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू? पक्का? देख लो। और सर सुनना, अब उस ट्रक को यूज करने के लिए मेरा रोज उसमें तेल लगता है, पेट्रोल। पेट्रोल इज कॉल्ड रेवेन्यू और कैपिटल? देख रहे हो, मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं तब भी आप 2 मिनट में क्लासिफाई कर दे रहे हो। दैट इज द पावर ऑफ विकास सर। चलो आगे चलते हैं, समझ में आया इतना? आइए अगला वर्ड बताइए। अरे रीड तो आप घर से मान लोगे ना, आपको समझ में आना चाहिए दोस्त, मैं तो बस बता रहा था कि बुक में ये लिखा है। दीदी आ रहा है ना? चलो अगला बताइए, ई के बाद क्या आता है? एन? एफ से तो कुछ है भी नहीं यहां पे। एफ पढ़ा दो फिक्टिशियस एसेट, फिर वो अभी समझ नहीं आएगा आपको, कुछ नहीं होता। एफ और फिक्टिशियस एसेट ये फ्यूचर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ रही है ना, मैंने छोड़ा हुआ है, आपको अभी पढ़ने नहीं पड़ेगा, ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। आगे बताइए, एफ के बाद जी। जी भी पढ़ाने में टाइम लगेगा। ग्रॉस प्रॉफिट। आगे बताइए। हाँ गुड्स पढ़ा दूं? जी से गुड्स भी है ना, मैं तो कह रहा हूं आप लाइन से चल लेते हैं तो जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना? ABCD लाइन से चल लेते हैं ना, जो हमारी बुक में दी गई है। अच्छा मैंने कैपिटल के साथ ना एक नहीं पढ़ाया आपको यार, ओ दीदियों, सी के बाद डी आया क्या हमारे पास? एक और डी है, हाँ हाँ, वो कैपिटल के साथ पढ़ाना होता है। आप थोड़े गंदे बच्चे हो। क्या होता है ड्राइंग्स? डी फॉर डेटर, डी फॉर ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग क्या होता है? ओए चुप हो जाओ यार। हाँ तेल, क्या ले जाऊं? 2 लीटर दूध का बिजनेस है मतलब, ओके। देन व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट इट इज कॉल्ड? ड्राइंग ऑफ मिल्क।
इसको रखते हैं अभी पेंडिंग में, ठीक है। इन्होंने जो क्वेश्चन बोला ना उसमें थोड़ी गड़बड़ी है, मतलब दीदी ने आंसर ठीक बोला, थोड़ी सी गड़बड़ी है, उसको पढ़ाने के लिए कुछ और पढ़ा देता हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अब जी फॉर गुड्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? सर इसको हम कई बार स्टॉक भी बोल देते हैं, सर इसको हम कई बार इन्वेंटरी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? है ना, सुनिएगा आप। मानवी दीदी का बिजनेस था, मैडम किस चीज का बिजनेस था बताना? अभी किस चीज का बिजनेस था पिछले एग्जाम्पल में? हाँ, क्या बेच रहे थे आप पिछले एग्जाम्पल में? तो बोलो ना यार। दीदी का टी शर्ट का बिजनेस है, दीदी लेकिन टेबल खरीद के लाई। बताओ, दीदी ने टेबल खरीदा बेचने के लिए? टेबल उन्होंने रखा होगा, उस पर टी शर्ट खोल खोल के दीदी कस्टमर्स को दिखाती होगी। तो टेबल हमारे लिए क्या है? एसेट, नॉर्मल एसेट हो गया। लेकिन सुनना, दीदी का बिजनेस किस चीज का है? तो दीदी क्या परचेज करेगी? टी शर्ट परचेज करेगी, और टी शर्ट को ही आगे, डन है जी। तो कोई भी ऐसी चीज, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी ऐसी चीज इन विच वी आर डीलिंग, इन विच वी आर डीलिंग इज कॉल्ड गुड्स, इज कॉल्ड। तो दीदी के लिए मिल्क क्या था अभी दीदी के एग्जांपल में? समझ में आया? तो कोई सी भी कहीं पे भी अगर गुड्स वर्ड लिखा हुआ है आपकी पूरी 11th क्लास में या उससे आगे भी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि गुड्स का मतलब वो वाली चीज जिसमें हम क्या कर रहे हैं? डील कर रहे हैं। सर वो वाली चीज जिसमें हम, सुनना, क्या दीदी बस टी शर्ट बेचती होगी ऊपर ऊपर का? क्या पता दीदी ट्राउजर भी बेचती हो, है ना। तो मान लो दीदी, मान लो ट्राउजर भी बेच रही है, और भी कुछ बताओ ना। दीदी जीन्स भी बेच रही है, लिवाइस की, डेनिम बोलते हैं ना, दीदी डेनिम भी बेच रही है। और बताओ क्लोथिंग में कुछ बताओ ना। हाँ, लहंगा आपका फेवरेट, दीदी लहंगा भी बेच रही है, दीदी सूट भी सेल कर रही है। दीज ऑल आर कॉल्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है? सबका एक ही नाम है, क्योंकि ये टेक्निकल नाम है। तो अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि जैसे दीदी ने बोला कि दीदी के धंधे में, दीदी का मिल्क का धंधा था, तो दीदी मिल्क निकाल के ले गई, तो हम उसे बोलेंगे ड्रॉइंग ऑफ। समझ में आया? आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? बेटा आप क्यों हंस रहे हो बेटा? देखो ऐसे अकेले अकेले नहीं हंसना, सबको बताना है, सब हंसेंगे। क्यों मैडम? हमने कौन सा पाप करे हैं? अभी करेंगे आपको पढ़ा के। अच्छा, इतना समझ में आया? गुड, समझ में आया पक्का? अब मैं ड्राइंग पढ़ा रहा था आपको, सुनना, ध्यान से सुनना। मैंने एक वर्ड पढ़ाया था आपको, क्या? कैपिटल। उसमें क्या होता था? एक ओनर होता था, और ओनर, जैसे दीदी ने टी शर्ट का अगर बिजनेस स्टार्ट करा है, तो दीदी बिजनेस में क्या कुछ पैसा लगाएगी स्टार्टिंग में? तो दीदी जो भी पैसा, ले सपोज दीदी ने 5 लाख रुपए लगाए, तो ये 5 लाख रुपए क्या कहलाएंगे दोस्त मेरे लिए? कैपिटल। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन देयर बिजनेस इज कॉल्ड, आ रहा है? अगर दीदी ने अपने बिजनेस में कोई भी पैसा लगाया है, इज कॉल्ड कैपिटल। मान लो दीदी ने यहां से एक जोड़ी टी शर्ट और ट्राउजर अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट कर दिया, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है मैडम, चलेगा? सस्ता गिफ्ट सही है, इतना तो ले ही सकता लड़का, है ना। जनरली लड़कों को गिफ्ट विफ्ट मिलते नहीं है, इसलिए चलो एक जोड़ी कपड़े तो डिजर्व करते ही हैं छोरे। मान लो दीदी ने ये ट्राउजर और, बोलो ना मैडम, नींद आ रही है क्या आपको? हाँ, सही नहीं पढ़ा रहा क्या? सो क्यों रहे हो आप? पिछली क्लास में आप आए नहीं, इस क्लास में आप सो रहे हो। ऐसे दुश्मन बन जाओगे आप मेरे, जान से मार दूंगा मैं। सुनो, 2000 रुपए की थी ये टी शर्ट और ट्राउजर मिला के, ठीक है। ये 2000 रुपए क्या कहलाएगा? दीदी अपने बिजनेस से कोई चीज निकाल के ले गई जो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, क्या बॉयफ्रेंड से पैसा मांगेगी?
तो किस लिए करा, क्या यूज करा, उसका पर्सनल यूज करा। तो ये जो पैसा दीदी ले गई, या ये जो सॉरी गुड्स ले गई, तो ये कहलाएगा क्या, ड्राइंग्स, ड्राइंग ऑफ गुड्स। और किस किस चीज की ड्राइंग हो सकती है मैडम, सुनना। दीदी का बॉयफ्रेंड बोलता है चल बहन मेरे को ये कपड़े वपड़े से कोई लेना देनी, मेरे को ये कपड़ों वपड़ों से कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो कैश दे दी थी, उसे मैं अपना सिगरेट के धुएं में छल्ला बना के उड़ाता तो मेरे को ज्यादा मजा आता। गंदा है बॉयफ्रेंड। उसने बोला मेरे को तो कैश चाहिए था, तो दीदी ने क्या करा, अगले ही दिन 5,000 का कैश अपने गल्ले से निकाल के, ऐसे इसे गल्ला बोलते हैं, आपको पता होगा, बनियों को तो पता होगा। तो ऐसे दीदी ने ऐसे 5,000 रुपए निकाले और ले जाके अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट दे दिया। इस बार दीदी ने क्या ड्राइंग करा बताना, समझ में आया। तो इसको बोलेंगे क्या, भाई आपकी बुक की चीजें पढ़ा रहा हूं, यहां कोई मजाक नहीं चल रहा, ये मत सोचना आप। इसे बोलेंगे ड्राइंग ऑफ, आ रहा है समझ में, ड्राइंग ऑफ, साफ लिख दूं क्या, ऐसे जल्दी जल्दी लिख दिया ना, चलेगा। और किसी तरह की ड्राइंग है क्या, बैंक, नहीं वो तो कुछ नहीं होगा, वो तो बैंक से कर दिया तब भी ड्राइंग कहलाएगी, तो ड्राइंग ऑफ उसे कैश ही बोलेंगे, एक तरह का बैंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में बेटा। चलें आगे चलें, अब आइए, लाइबिलिटी पढ़ाया था क्या मैंने, अब एक बढ़िया सा टर्म पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, लाइबिलिटी। एल फॉर लाइबिलिटीज। क्या होता है लाइबिलिटीज, सुनिएगा, आपके घर वाले आपके पीछे कितना पैसा लगा रहे हैं, आपने सोचा है कभी है, आप देखो आज कितने साल के हो गए, है ना, इतने बड़े हो गए, अपने आप हो गए, खुद खुद कमाते हो, पैसा खुद लाते हो, हाँ बिल्कुल ही नल्ले हो आप लोग, है ना। तो पैसा कौन लगा रहा है आपके पीछे, घर वाले। तो क्या घर वालों के प्रति आपका भी कुछ बनता है, हाँ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कोई ऑब्लिगेशन बनती है, हाँ ऑब्लिगेशन नहीं समझ आता, कोई दायित्व बनता है, दायित्व, हाँ क्या, वापस देना, है ना। तो एक तरह से जो लोग जो भी आपके घर वाले लोग, बोल रहा हूं, जो भी घर वाले आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, वो एक तरह से आपके ऊपर क्या चढ़ा रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन, एक उधारी, जो आपको रीपे करनी है जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तब तक ही तो। क्या जिंदगी भर आपके जैसे गोयल भाई है, क्या इसकी बीवी को भी इसके पापा ही खिलाते रहेंगे, हाँ वही कमा कमा के लाके देते रहेंगे पैसा, बोलो भाई, हम अपने पैरों पे खड़ा होंगे ना, ऑब्वियस है ना। क्या आज भी हमारे पापा को क्या दादा दे रहे हैं क्या पैसे, तो हमारी एक ऑब्लिगेशन है। ऐसे ही धंधे के अंदर भी ना बेटा, धंधे की ऑब्लिगेशन होती है, कुछ धंधे की ऑब्लिगेशन होती है ना। मैंने आपको बताया था, सुनना, एक ये बंदा था और इसने 5 लाख रुपए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे थे, अभी दीदी ने इन्वेस्ट करे थे ना 5 लाख, किसका बिजनेस था, दीदी का, ठीक है। ये 5 लाख रुपए क्या कहलाते थे, कैपिटल। और मैंने आपको बताया है कि बिजनेस में इसे अलग माना जाता है और इसे अलग माना जाता है, आगे आएगा आपके तीसरे चैप्टर में। इसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, कि ये एक अलग व्यक्ति है और ये एक अलग है। तो सुनिएगा, जिस दिन आप इसको 5 लाख रुपए दे देते हैं ना अपने बिजनेस को, उसी दिन बिजनेस के ऊपर क्या बन जाती है, एक ऑब्लिगेशन, कि उसे आपको ये पैसा वापस करना है या फिर प्रॉफिट के साथ इसको डबल करके देना है। इस ऑब्लिगेशन को ही बोलते हैं लायबिलिटी। और मैंने आपको बताया भी था कि हम कैपिटल को बोलते हैं लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। बोलते हैं या नहीं बोलते, बोलो ना, पढ़ाया था क्या, पढ़ाया था, अभी खोल के दिखा दूंगा, कैपिटल में लिखा हुआ है, दिखाऊं,
जब मैंने कैपिटल आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था इसको लाइबिलिटी टुवर्ड्स दी ओनर बोलते हैं। तो कोई भी ऑब्लिगेशन, सुनिएगा, धंधे के ऊपर क्या सिर्फ एक यही ऑब्लिगेशन है कि उसे अपने मालिक को पैसा वापस देना है? ऐसी बहुत सारी ऑब्लिगेशन होती होगी, जैसे मैं बताता हूं, देखना। दीदी ने ना कहीं से माल उधार खरीद लिया, ये हमारी दीदी का बिजनेस है, और इस बिजनेस में दीदी ने परचेस कर लिया माल परचेस करा दीदी ने 10 लाख रुपए का, ठीक है, और वो भी करा किस पे? क्या ये पैसा कभी वापस देना पड़ेगा? भूत बना देगा मार मार के जिसने। वापस देना पड़ेगा? आंसर इज यस सर, ये लौटाना पड़ेगा। तो ये जो पैसा है ये हमें क्या करना पड़ेगा? रीपे करना पड़ेगा, है ना, रीपे करना पड़ेगा। इस अच्छा, ये जिसने दिया होगा हमें माल, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रेडिटर। आप ना कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप लिख लेना, क्रेडिटर सर वो बंदा है जिसको हमें पैसे देने हैं, और डेटर वो बंदा है जिससे पैसे, हिंदी में आप लिख सकते हो ना, क्रेडिटर कौन बंदा है? जिसको हम पैसे देंगे, मनी लिख दिया ना, देना है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है 10 लाख, अरे बताओ ना, ये जो अमाउंट है 10 लाख और ये जो क्रेडिटर है ये हमारी क्या है भाई? लाइबिलिटी। और आपकी बुक लिखती है कि लाइबिलिटी का मतलब है क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी। क्या समझ में आया? बोलो, क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी। क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट द एंटिटी इज कॉल्ड लाइबिलिटी। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है पक्का? भाई सुन लेना मेरी बात, पहला चैप्टर आपको, जो मेरा पहला चैप्टर है यानी कि आपकी बुक का दूसरा, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आगे जाके जब आप जनरल एंट्री, लेजर, कैश बुक, जितने भी आगे के चैप्टर्स हैं वो करोगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या चीज़ असेट है, क्या चीज़ एक्सपेंस है, क्या चीज़ लाइबिलिटी है, ठीक है, क्या कैपिटल है, क्या ड्राइंग है। बहुत ईजी है, लेकिन ना बस समझना है कि किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है ना। और कैसे कैसे कोई बिजनेस पैसा ले सकता है बताना, और किस किस तरह की ऑब्लिगेशन हमारे बिजनेस के ऊपर हो सकती है, आप बताना। सुनना, आप अभी कौन सी क्लास में हो? 11th। मैंने आपसे आज ये बोला, आप, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं, अच्छा या बुरा, मैं कैसे पढ़ा रहा हूं? अच्छा। तो आप एक काम करो, मुझे 12th की फीस दे दो आज ही। अगर आप सबने मेरे को 12th की फीस दे दी आज ही, वो जो 12th की फीस है वो मेरे लिए क्या है, असेट या लाइबिलिटी? क्यों? क्योंकि वो पैसा लेके मैं अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन ले लूंगा कि मेरे को आपको 12th में, समझ में आ रहा है? तो धंधे के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर किसी भी तरह की ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड लाइबिलिटी, और उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लिख दिया क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट दी एंटिटी। क्लेम ऑफ अमाउंट अगेंस्ट दी एंटिटी। मान लो मेरे को पैसे की जरूरत पड़ गई और मैंने आईसीआईसीआई बैंक से 2 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। ये लोन मेरे लिए क्या है? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये इंटरनल लाइबिलिटी है या एक्सटर्नल? सर जो हमने अपने बंदों से लिया है, बिजनेस जिसका है, जैसे ओनर से पैसा लिया, वो कहलाती है लाइबिलिटी टुवर्ड द ओनर, दैट इज इंटरनल लाइबिलिटी। इसके अलावा अगर हम किसी भी आउटसाइडर से पैसा उठा रहे हैं या हमें किसी भी आउटसाइडर को किसी भी तरह की ऑब्लिगेशन को रीपे करना है तो वो कहलाएगी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। आ रहा है? आइए अब आगे चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी पढ़ते हैं, या टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी भी आप बोल सकते हैं। अभी टाइम है ना दोस्त, बस क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी पढ़ के छुट्टी है ना। आइएगा, टाइप्स बोल दूं या फिर क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हो। आ रहा है दीदी? समझ में आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि ऊपर ऊपर से जा रहा है, आगे की क्लास नहीं ली तो, अभी थ्योरी थ्योरी चल रही है, समझ में आता जाएगा, है ना।
आइएगा, कौन कौन सी है बताना। चल भाग यहां से, ये तो पढ़ा दिया मैंने ऊपर ही ना, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये कौन सी वाली होती है इंटरनल, जैसे कैपिटल है हमारी, और ये क्या है, जैसे लोन हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है, और भी अगर एडवांस हमने ले रखा है फ्रॉम कस्टमर, है ना। मैडम नींद आ रही है क्या आपको? ये तो नहीं हो रहा कि सर जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल पढ़ाओ, ऐसा तो नहीं आ रहा मन में? हाँ, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ यार प्रॉपर नॉलेज के साथ चले वहां पे ना, तो फिर क्वेश्चन करने में मजा आएगा। सही है, एक क्लासिफिकेशन ये हो गया इंटरनल एक्सटर्नल। एक क्लासिफिकेशन वही वाला है आपका नॉन करंट, लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। मुझे भी बिलीव हो रहा है कि गंदी होती है राइटिंग। नॉन करंट, और मैंने आपको कोई रिपोर्टिंग डेट का कंसेप्ट पढ़ाया था? हाँ, कुछ ये सिखाया था फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर कौन कौन से होते हैं। फाइनेंशियल ईयर कौन से होते हैं दीदी? एक सेकेंड, दीदी से बात हो रही है। जब दो बड़े बात कर रहे हो मैडम बीच में नहीं बोलते, ठीक है। हाँ मैडम, फाइनेंशियल ईयर, मैडम बीच में बोल लो। सर फाइनेंशियल ईयर वो ईयर होता है जो जनरली अप्रैल से स्टार्ट होता है हमारे देश में और मार्च पर खत्म होता है। जो हम दिसंबर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, हम उस ईयर को कैलेंडर ईयर बोलते हैं। उस ईयर को क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर। लेकिन हमारे बिजनेस में कैलेंडर ईयर का कोई भी रेलिवेंस नहीं है। धंधे के अंदर यानी हमारे बिजनेस में या अपनी अकाउंटिंग में हमें हमेशा फाइनेंशियल ईयर को ही याद रखना है, उसके हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाता है, बोलना। हाँ, 31 मार्च को खत्म हो जाता है। तो सर वो सारी लाइबिलिटी जो हम रिपोर्टिंग डेट से, और उस डेट को मैंने एक और नाम से पुकारा था, रिपोर्टिंग डेट को मैं क्या बोलता था, बोलो ना। मान लेते हैं ये ईयर था, ये स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 25 से, तो ये खत्म कब हो जाएगा? बैलेंस शीट डेट, बिल्कुल सही सर, इसको हम बैलेंस शीट डेट भी बोलते हैं सर, इसको हम रिपोर्टिंग डेट भी बोलते हैं और हम इसको बैलेंस शीट डेट भी बोलते हैं। तो सुनना, वो लाइबिलिटी, ध्यान से अब इधर, सर वो लाइबिलिटी जो इस डेट से 12 महीने के अंदर अंदर हम चुका देंगे, सर वो लाइबिलिटी जो इस डेट से हम 12 महीने के अंदर अंदर चुका देंगे इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। यानी अगर मैं देसी भाषा में बोलूं तो सर ऐसा पैसा जिसको हम जल्दी चुका देंगे, जैसे आज लिया कल हम पे कर देंगे। जैसे क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स से मान लो हमने कुछ पैसा वो माल लिया है, तो क्या क्रेडिटर हमसे 1-2 साल के लिए छोड़ देगा? सर 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने का क्रेडिट पीरियड समझ आता है। वरना वो अपने पैसे अगर आपके पास रोक देगा, वो अपना धंधा कैसे चलाएगा? समझ में आ रहा है? तो सर ऐसा पैसा जो हम बैलेंस शीट डेट से 12 महीने के अंदर अंदर चुका देंगे इज कॉल्ड, सही है। लेकिन इसमें भी कुछ बातें लिखी है, अगर आप बुक खोलोगे ना अपनी, तो इसमें ना कंपनी एक्ट के हिसाब से कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे जो मैं बातें ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने करंट असेट में वो सब पढ़ा है, वो सेम बातें यहां लिखी है। सर ऐसा पैसा जो हम अपनी एक ऑपरेटिंग साइकिल में चुका देंगे, बताना। सर क्या ऑपरेटिंग साइकिल समझा दिया था मैंने? गोलगप्पे वाले की ऑपरेटिंग साइकिल कितने समय की होती है? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको कितने समय में बेच के हमारे पास पैसा रिलाइज हो जाएगा, इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल। तो जो गोलगप्पे वाले भैया अपनी वो जो उनका जो भी होता है स्टॉल, उसमें जो जितने भी गोलगप्पे रखते हैं उसकी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी होती है आपके हिसाब से? सर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में पूरा खाली हो जाता है यार। छोरियां घेर के रखती हैं उसको, रखती है नहीं रखती? सारे गोलगप्पे खा जाएंगी, जिम्मा उठा लिया इन्होंने। क्यों दीदी, आप नहीं खाते? खाने चाहिए, बिल्कुल गंदे गंदे हाथों से खिलाता है वो।
मजाक मजाक कर रहा हूँ। मैं भी खाता हूँ, मेरे को भी पसंद है वैसे बाय द वे, लेकिन डर लगता है। मैंने एक वीडियो देख ली थी, वो उधर बंदा वॉशरूम गया, उसने आके उसे हाथ से खिला दिया यार। तब से मेरे अंदर ना डर बैठ गया है, एक मन करता है अपने गोलगप्पे खुद घर पे बनाऊं। आते नहीं है मगर आना। कहाँ थे हम? हाँ, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब कि कितने समय में हम अपने गुड्स से पैसा रियलाइज करके मटेरियलाइज कर लेते हैं, उसे ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। लेकिन हर धंधे का ऑपरेटिंग साइकिल, बोलो ना, अलग अलग होता है। तो इसलिए अगर हम पैसा एक ऑपरेटिंग साइकिल में क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर, पे कर देंगे, यहाँ पे पे करना होगा ना, ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर टू रीपे। तो अगर हम पैसा एक ऑपरेटिंग साइकिल में रीपे कर देंगे तो वो हमारे लिए कौन सी लायबिलिटी कहलाएगा? करंट लायबिलिटी। आ रहा है नहीं आ रहा? सुनना, जैसे ये करंट लायबिलिटी में मैंने एग्जांपल लिखवा देता हूं मैं आपको। क्रेडिटर्स लेस देन 12 मंथ वाले, ठीक है। अगर कोई ऐसा क्रेडिटर है जिससे हमने पैसा 3 साल के लिए ले लिया, 12 महीने से ज्यादा के लिए ले लिया, तो वो करंट में नहीं आएगा, वो यहां नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। सही है, तो इसलिए लेस देन 12 मंथ लिखा है मैंने। आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो बोलो। सर ऐसी लायबिलिटी जो हमने अपनी ट्रेडिंग के दौरान इनकर करी है, वो सारी लायबिलिटी, इसमें लिखा हुआ है इसलिए पढ़ा रहा हूं, मतलब यही है उसका भी। सर वो सारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? करंट लायबिलिटी हो जाएगी। और सर वो सारी लायबिलिटी जो हम 12 महीने के अंदर अंदर सेटल कर देंगे, वो सारी लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी? करंट हो जाएगी। बाकी सब इनको छोड़कर बाकी सारी लायबिलिटी कौन सी? नॉन करंट। तो नॉन करंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज नॉट करंट लायबिलिटी। यही लिखा है, देखिए लिखा है लायबिलिटी नॉन करंट, पढ़ रहा हूं, लायबिलिटी पेबल आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ये लिखा है बिल्कुल आपकी बुक में, खोल के देख लो या तो, ठीक है। ऐसी लायबिलिटी, चेक करो चेक करो चेक करो दीदी, लायबिलिटी बताना, लायबिलिटी को हम रिसीव करेंगे या पे करेंगे? ये तो क्लियर है ना सबको? लायबिलिटी पेबल आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ, मन से नहीं लिखता ना, बैलेंस शीट। एक दिन पक्का आपको मन से लिख के दिखाऊं। हो गया मेरे दोस्त? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब ऑलमोस्ट ना आपके अच्छे अच्छे टर्म जो आपके सिलेबस के लिए जरूरी है वो हो चुके हैं। अच्छा एक दो टर्म और पढ़ा दूं छोटा मोटा सा, हाँ पक्का? छुट्टी? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो और रात्रि भी।